देखिए बालक, पिछला दिन जिसे पढ़ाया था ना कि जब कोई आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान वेग V से गतिशील होता है तो उस पर लगने वाला बल होता है Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B, ठीक ना। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो V जो आपका होता है, सॉरी आवेश का जो वेग V होता है वो चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण, इसे मान लीजिए कि इस तरह चुंबकीय क्षेत्र B है, आई आपका वेग V है, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना, तो इस पर बल लगता है, तो इस पर लगने वाला बल का डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है, जिसका मान होता है Fm बराबर Q VB sin थीटा। और उसी बल को इस डायग्राम के द्वारा दर्शाए हैं कि जैसे ये कोई क्षेत्र है जहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है क्षैतिज दिशा में इस तरह से, और इसमें कोई आवेश Q जो है ना वो V वेग से गतिशील है जो चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है। इस पर लगने वाला बल का दिशा जो होता है इसके तल के लंबवत होता है, यानी कि ऐसा है ना, इस पर चुंबकीय बल का दिशा लंबवत ऊपर की ओर होता है, जिसका मान Fm बराबर होता है Q VB sin थीटा, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए और इससे जुड़ा हुआ नोट लिखिए। हाँ, Vn sin थीटा इसका कंपोनेंट होता है नॉर्मल, जैसे कोई भी जब एंगल बनाता है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, कोस थीटा एगो साइन थीटा में। तो जो ई वाला जो जैसे देखिए एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक, एक होता है क्षैतिज घटक, ठीक ना। तो जिसका जो क्षैतिज घटक होता है इसी पर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आज जो इसको ऊर्ध्वाधर घटक होता है इस तरह से होता है, यहाँ पर इस तरह से जो दो घटक होता है ना भी का, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और दूसरा होता है इसके विपरीत मतलब अपोजिट साइड में। जैसे देखिए बताया था कि जिधर कोण बनता है उधर होता है कोस थीटा, दूसरा का तरफ, तब भी जो है किसके साथ कोण बनाना है, तो इधर होगा इसका कंपोनेंट कोस थीटा जो इसी की दिशा में होगा, दूसरा का कंपोनेंट होगा इस दिशा में उसके जस्ट अपोजिट जो साइन थीटा होता है। तो यही वाला कंपोनेंट जो है वेग का भी ये जो कंपोनेंट है इसके साथ क्रियाशील होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B के साथ क्रियाशील होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं Fm बराबर Q VB sin थीटा। कोस थीटा नहीं लिख सकते हैं कि कोस थीटा इसी के डायरेक्शन में होता है, तो उसके कारण प्रभावी नहीं होता है, जो भी प्रभावी होता है किस कंपोनेंट का होता है, इसी कारण से हम लोग V sin थीटा लिखते हैं, Vn sin थीटा। चलिए लिखिए, अब नोट लिखिए, नोट है इसमें चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में वेक्टर V वेग से गतिशील आवेश स्मॉल q, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में वेक्टर V वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल, Q पर लगने वाला बल Fm बराबर Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है। वेक्टर Fm बराबर Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B होता है। अब देखिए अगला नोट क्या है आपके लिए, इसे बताया था कि कोई भी फार्मूला में जो टर्म शामिल रहता है उसको डिपेंड करता है, जिस पर नहीं रहता उस पर डिपेंड, यानी कि चुंबकीय बल का जो मान है वह आवेश पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो नोट अगला लिखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल आवेश के वेग तथा आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, आवेश के वेग तथा आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है।
ठीक। आवेश के वेग पर भी डिपेंड करता है और आवेश के वेग पर भी, आवेश के परिमाण पर, यानी कि मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगला नोट लिखिए, यदि आवेश स्मॉल q, यदि आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो, यदि आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात उस आवेश पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा, अर्थात उस आवेश पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा। शून्य होगा। लिखिएगा कि जब भी बराबर 0 हो तो हम लोग जानते हैं Fm बराबर क्यू भी बी साइन थीटा जानते हैं, लेकिन साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर हमको भी का मान कितना लेना है 0, तो पूरा गुना होगा तो हो जाएगा आपका 0 ना, यानी कि उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो Fm बराबर 0, लेकिन कब? जब आवेश स्थिर है तब। नहीं तो दूसरा कॉपी में लिख लो। ये सब का है क्वेश्चन पूछते हैं कि यही में लिख लो वही में लिख लो, आपको ध्यान होना चाहिए किस में लिखा रहे हैं, क्लास में बैठे हुए आप। हो गया ना? चलिए अगला नोट लिखिए, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात जब भी समानांतर B हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो उसका डायग्राम हम बना देते हैं। समानांतर में दो गो होता है, वो एंटी पैरेलल है, एगो पैरेलल होता है। तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि दोनों की लंबाई बराबर होके, ये हो गया आवेश Q जो आपका भी वेग से गतिशील, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा का मान कितना होता है? अपोजिट भी तो हो सकते हैं इस तरह से कि चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर हो, आवेश इधर की ओर गतिशील हो, तो इस सिचुएशन में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर लिख देंगे यहाँ पर 180 डिग्री। दोनों सिचुएशन में इस पर कोई बल नहीं लगता है, ये सीधे निकल जाता है यहाँ से, क्योंकि देखिए हम जानते हैं Fm बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। तो Fm बराबर क्यू भी बी और गुना 0, तो Fm बराबर ये है आपका, इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, एंटी पैरेलल कहलाता है। साइन 180 का मान जो है आपका 0 होता है। तो Fm बराबर हो जाएगा क्यू भी बी इंटू 0, यानी कि Fm बराबर दोनों सिचुएशन में 0 हो गया। जब पैरेलल भी था तब भी एंटी पैरेलल था तब भी। चलिए अगला नोट लिखिए, यदि कोई आवेशित कण, हाँ नोट ही है, यदि कोई आवेशित कण
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कर रहा हो। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल का मान अधिकतम होता है। तो उस पर लगने वाला बल का मान अधिकतम होता है। तो उस पर लगने वाला बल का मान अधिकतम होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हमेशा एक दूसरे के समानांतर दिखाया जाता है इस तरह से, और इसमें कोई आवेश जो है वो लंबवत वेग से गतिशील है, इस तरह से मान लेते हैं। बना लीजिए डायग्राम। उसमें लिखेंगे कि चूंकि v जो है वो लंबवत है किस पर, b पर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो Fm बराबर QVB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री के वैल्यू होता है 1। तो हो जाएगा Fm बराबर QVB। लेकिन इस स्थिति में बल का मान सबसे अधिकतम होता है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि Fm को लिख देते हैं Fm मैक्स मतलब मैक्सिमम बराबर QVB होता है। इसे QVB, लेकिन जितना भी अभी तक ने नोट लिखा है ना स्थिति बता के, तो सब में देख रहे थे कि बल का मान इससे तो कम आ रहा था। तो सबसे अधिक बल कौन सिचुएशन में आता है, यही सिचुएशन में आता है। हाँ, जब लंबवत होता है तब। और जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो हमेशा एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करता है, वो वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देता है। और जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर वायु बल लगता है। और कौन बल है, अभिकेंद्र बल। तो इसके नीचे लिखिएगा कि इस स्थिति में आवेश पर लगने वाला बल का मान, इस स्थिति में आवेश पर लगने वाला बल का मान, इस स्थिति में आवेश पर लगने वाला बल का मान अधिकतम होता है। लगने वाला बल का मान अधिकतम होता है और आवेश का पथ वृत्ताकार होता है। और आवेश का पथ वृत्ताकार होता है। आवेश का पथ वृत्ताकार होता है, जिसे इस तरह से घूमना शुरू कर देता है। इसे ऐसे है ना, यहाँ से इस तरह से भी मूव करना शुरू कर देता है ऐसे। जब भी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत आता है तब भी। चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश पर लगने वाला बल का मान अधिकतम हो तो उस सिचुएशन में आवेश वृत्ताकार पथ पकड़ लेता है, वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देता है। उसको भी नोट करके लिखा देते हैं। नोट लिखिएगा, आवेश को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए, आवेश को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए चुंबकीय बल QVB, आवेश को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए चुंबकीय बल QVB का मान अभिकेंद्र बल mv²/r, स्मॉल r लिखिएगा, अभिकेंद्र बल mv²/r के बराबर होना चाहिए। अभिकेंद्र बल mv²/r के बराबर होना चाहिए। हाँ, स्मॉल r लिखिएगा। देखिए, जैसे जब भी कोई आवेश कहीं पर गतिशील हो या कोई भी पिंड गतिशील हो, खास करके वृत्ताकार पथ पर,
तो वृत्ताकार पथ पर जैसे मान ली कि किसी कारण से एक बल लग रहा है तो उसको संतुलित करने के लिए उस पर कोई और दूसरा बल लगना जरूरी है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र में आवेश यदि वृत्ताकार पथ पर लगातार घूम रहा है तो पहला बात कि चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है तो उस पर चुंबकीय बल लग रहा है, लेकिन चुंबकीय बल को संतुलित करने के लिए उस पर कोई न कोई बल लगना बड़ी आवश्यक है। नहीं तो जिस दिशा में वस्तु पर बल लगता है वस्तु उसी दिशा में केवल गतिशील होता है। तो जब दो बल एक साथ काम करेगा तब न लगातार अपने वृत्ताकार पथ पर बना रह सकता है। तो चुंबकीय बल जो है अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, तभी जाके आवेश लगातार वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। तो नीचे लिखिएगा अर्थात करके, जहाँ लिख देते हैं अर्थात अभिकेंद्र बल बराबर अर्थात अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल तो अभिकेंद्र बल तो हम लोग जानते हैं कि mv²/r होता है और चुंबकीय बल होता है QVB। इसमें देखिए mv²/r को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं mv × v या बटा में r QVB, तो v से v कैंसिल, तो mv या बटा में बराबर QV नहीं जी। अब इसमें जिसका आपको मान निकालना है निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमको इसमें r का मान निकालना है, तो r के मान निकालना है तो क्या कर देंगे mv या बटा में QV कर देंगे नहीं, त्रिज्या जो निकालना, लेकिन मेन इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया क्योंकि अभिकेंद्र बल का मान चुंबकीय बल के बराबर होता है। हाँ मेन फॉर्मूला ऊपर लगे लेकिन उसमें v से भी कैंसिल हो गया, इसलिए mv/r लगते हैं। हो गया ना। इसमें लिखिएगा जहाँ जहाँ r को जाइरो त्रिज्या, जहाँ r को जाइरो त्रिज्या, हाँ जाइरो त्रिज्या ऐसे लिखिएगा जाइरो त्रिज्या या साइक्लोट्रॉन त्रिज्या कहते हैं। जाइरो त्रिज्या या साइक्लोट्रॉन त्रिज्या कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिसमें आवेश लंबवत गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के वृत्ताकार पथ पर। मशीन है, ठीक ना। आगे पढ़ना है इसके बाद में साइक्लोट्रॉन के बारे में। चल इसके बाद नोट लिखिए। देखिए जैसे दो सिचुएशन है आवेश का। जैसे आवेश जैसे जब लंबवत होता है तो वृत्ताकार पथ पर घूमता है, 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर होता है तो वो उस पर कोई बल, ई छोड़ करके 90 डिग्री 180 डिग्री छोड़ के कोई भी पोजीशन में रहता है ना, तो आवेश का जो पथ होता है वो सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार मतलब सांप की तरह, जैसे सांप कहीं चलता है उसी तरह सर्पिलाकार उसका वेग हो जाता है। पथ है आवेश का, तो वही नोट लिखना है। लिखिए यदि आवेशित कण का वेग नोट है, यदि आवेशित कण का वेग वेक्टर v और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v के बीच कोई भी कोण, ब्रैकेट में कोण के बाद लिखिएगा 90 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, 90 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर ब्रैकेट बंद हो तब कण का पथ सर्पिलाकार, देखिए बोर्ड पर सर्पिलाकार
कार, लेकिन इसका अंग्रेजी लिखिएगा, अंग्रेजी पूछता है हेलिकल, तो ऐसे पूछ देता है, ठीक ना। हाँ हेलिकल पूछ देता है या हेलिक्स देता है ऑप्शन में, हेलिक्स या हेलिकल, तो समझिए कि उसी के बारे में कह रहा है, सर्पिलाकार के बारे में, ठीक ना। तो कौन कौन सिचुएशन में सर्पिलाकार होता है, तो 90 डिग्री या 180 डिग्री या 0 डिग्री को छोड़ करके 45 डिग्री पर रहेगा तो सर्पिलाकार, 60 डिग्री पर रहेगा सर्पिलाकार होता है। चलिए अब लिखिए नोट अगला, एमवी का मतलब, एमवी का मतलब इसमें एम जो है आवेशित कण का द्रव्यमान होता है और भी जो है आवेशित कण का वेग होता है, ठीक ना। चलिए अगला नोट लिखिए, एक बार लिखो, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी दोनों उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो, तो विद्युत आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो विद्युत आवेश पर लगने वाला कुल बल, कुल बल वेक्टर एफ बराबर, लगने वाला कुल बल देखिए वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ एम। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, हाँ एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बताइए कि बल कितना होता है, क्यू भी साइन थीटा या क्यू इंटू भी क्रॉस बी। तो देखिए जैसे कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी मौजूद है और चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है, तो उस पर लगने वाला टोटल बल होगा विद्युत बल प्लस चुंबकीय, तो विद्युत बल का ये आवेश जैसे तार के अंदर नहीं है, वो आवेश खुला स्थान है ना, ऐसा क्षेत्र हम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, ये खुद से बनाने वाला क्षेत्र है। देखिए एक पक्का हो जाएगा क्यू इंटू भी क्रॉस वेक्टर फॉर्म में है, तो एफ एम बराबर दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे क्यू, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ई प्लस भी क्रॉस बी, नोट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में आता है आपका, हाँ, कि जहाँ चुंबकीय बल, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र भी हो, तो उस पर किसी आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं तो विद्युत बल ही है, अब बता रहे हैं तो ये विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, तो इलेक्ट्रिक ई से इलेक्ट्रिक, एफ से फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स होता है तो एम से मैग्नेटिक, एफ से फोर्स, तो अब दूध तो भी मारेंगे। चलिए नीचे लिखिएगा कि इस बल को, इस बल को, इस बल को लॉरेंज, इस बल को लॉरेंज, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, सिखाओ मत, किताब में इसे लिखल है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, नहीं है ना, देखिए
अच्छा लंप है, यह लंप ऐसे चलो आधा तो है 30 पता चल रहा है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अरे क्या है, मुंह खोले है, मच्छी हो जाएगा। चलो इसके बाद लॉरेंज बल लिख रहे दो। लॉरेंज बल, देखो लॉरेंज बल होता क्या है, एक्चुअल में देखिए चुंबकीय बल और विद्युतीय बल के योगफल है ना। तो यदि किसी आवेश पर विद्युत बल भी लगता है, चुंबकीय बल भी लगता है, तो दोनों बलों के योगफल के मान को ही लॉरेंज बल कहते हैं। तो लिखिए किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, नहीं तो दूसरा कॉपी में लिख लो, न कहा दिमाग खेले हमारे कह रहे कि लॉरेंज बल लिख रहे दो लिखो, तो सब बतिया रहा था कदा वगैरह। लिखिए किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल एवं चुंबकीय बल, किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल एवं चुंबकीय बल के योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। अर्थात लॉरेंज बल बराबर विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, अर्थात लॉरेंज बल बराबर विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। अब उसके नीचे लिखे गए बराबर एफी प्लस, देखिए एफी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिए हैं केवल। एफी का मान कितना होगा, केवल क्यू इंटू ई होगा, और एफएम का मान कितना होता है, क्यू भी साइन थीटा होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ना। एफ बराबर इस फॉर्म में लिखे हैं तो क्यू इंटू ई प्लस वी बी साइन थीटा, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और वैसे रहेगा था वेक्टर फॉर्म में। हो गया ये वाला। चलिए अब लिखो टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, चुंबकीय क्षेत्र बी का एसआई मात्रक हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बल कैसे निकाला जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ एम बराबर क्या होता है, क्यू भी बी। इसमें देखिए हमको बल के मालूम है ये है, आवेश के मालूम है ये है, वेग के मालूम, इसमें केवल किसका निकालना है। लेकिन ये कब होता है पता है ना आपको ना, जब फोर्स मैक्सिमम होता है तब। हाँ मैक्सिमम होता है तब होता है क्यू भी बी। तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर एफ एम मैक्सिमम अब बटा में क्यू बी। अब सब के रख दीजिए, जैसे बल के क्या होता है न्यूटन, आवेश के कूलम, और वेग का मीटर प्रति सेकंड। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कूलम बटा में सेकंड इंटू मीटर। कूलम बटा सेकंड का मान क्या होता है, याद है कि ऐसे बोल दिए, कूलम बटा सेकंड का मान एम्पियर, नहीं याद है। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है आई टी, आई बराबर क्या होता है क्यू बटा टी। आवेश की मात्रा कूलम और समय के सेकंड, तक किसके बराबर आएगा, अब समझ में आया। तो कूलम बाई सेकंड की जगह क्या लिख देंगे एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी को कहा जाता है टेस्ला। जैसे टेस्ला जो थे ना, सुनेगा तब ना, टेस्ला जो थे वही आपका अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कारक है। एसी करंट, सॉरी जो एसी है ना आपका ना,
एसी घर में लगावल नहीं, अल्टरनेटिंग करंट, वही इसका आविष्कारक है टेस्ला। जैसे जो था एडिसन थे, एडिसन जो थे ना, तो पूरा वर्ल्ड में, सुनो ना, पूरा एडिसन जो है पूरा वर्ल्ड में डीसी करंट फैलाने का काम किए थे। पूरा वर्ल्ड में डीसी करंट का जन्मदाता वही है आपका, कौन? एडिसन। ये जो है निकोला टेस्ला जो है, ये सबसे पहले आपका आविष्कार किए थे, इंडक्शन जनरेटर का आविष्कार किए थे, जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें खासियत क्या था कि इसे अल्टरनेटिंग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम खर्चा पर और बिना ऊर्जा के ह्रास को आसानी से भेजा जा सकता था, जबकि वही डीसी को भेजने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता था। लेकिन एडिसन जो कहा कि कि देखे कि ये कर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि यदि एक अप्लाई कर दे हम अपना, मतलब इसको लागू कर दे, तो हमारे ला तो सब क्या हो जाएगा, मार्केट बर्बाद हो जाएगा। तो कल कहे कि भाई ये सब काम मुमकिन नहीं है, ये ठीक ठाक नहीं है। लेकिन बाद में देखिए आज अल्टरनेटिंग करंट ही न सगो है। अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको कम एनर्जी, बिना एनर्जी बहुत कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। निकोला टेस्ला तो ऐसा भी बनावे वाले थे भविष्य में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वायरलेस होगा। जैसे कैसे आज हम लोग मोबाइल लेके आराम से पॉकेट में घूम रहे हैं और कहीं भी यूज कर लेगा, तो उनका कहना था कि हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, यानी कि बिना वायर की इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे। उस पर ही काम भी कर रहे थे, बहुत हद तक जैसे सफल भी हो गए थे। लेकिन अचानक किसी दिन दुनिया से गायब हो, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ पर गए, मतलब बहुत गायब हो गए दुनिया से। अब पता नहीं कहाँ गए, किसी को मालूम नहीं है कि निकोला टेस्ला कहाँ है, गायब। लेकिन उनका प्रोजेक्ट जैसे बहुत अच्छा था उनका, मतलब वो हमेशा परिवर्तन में विश्वास रखते थे निकोला टेस्ला, बदलाव में लगातार। उसी को अभी फॉलो कर रहा है पूरा वर्ल्ड में एक आदमी केवल, एलोन मस्क। वो कैसे उठेंगे? वो ऐसा आदमी है कि वो ऐसे से एलोन मस्क ऐसे से आविष्कार बनाना चाहते हैं कि यहाँ तक लेकिन बना रहे हैं ऐसा न कि पृथ्वी पर से मंगल ग्रह पर आप ऐसे जा सकते हैं लिफ्ट से। पृथ्वी को मंगल ग्रह किससे जोड़े फिर में? लिफ्ट से जोड़े के फिर में है कि आप लिफ्ट से जा सकते हैं और आ सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, कौन? एलोन मस्क। मतलब कृत्रिम बुद्धि, एक ऐसा मशीन जो खुद से सोचेगा, खुद से डिसीजन लेगा कि क्या सही और क्या गलत है, खुद से अपने अनुसार से काम करेगा। जैसे रोबोट कैसे है, तो हम लोग उसको आदेश देते हैं कि ऐसे से काम करो, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कृत्रिम बुद्धि, कि वो खुद काम करेगा, ठीक ना, ऐसा बना रहे हैं वो। लेकिन पूरा वर्ल्ड के आदमी कह रहा है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाएगा तो वो तो आदमियों को अपना गुलाम बना लेगा, क्योंकि जब वो खुद से सोचने लगेगा, समझने लगेगा, तो देखेगा तो आदमी को गुलाम बनाना शुरू कर देगा, आदमी को ही मारना शुरू कर देगा। लेकिन ह्यूमन ब्रेन जो है एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको कोई कैद में नहीं रख सकता है, कोई कभी गुलाम नहीं बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि तो ऐसे हो गया, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग को भगवान बनाया है, ठीक, हम लोग कितना भी शक्तिशाली हो जाएंगे तो कभी भगवान को गुलाम बना सकते हैं? तो उसी तरह से यदि हम लोग कोई मशीन बनाएंगे और कितना भी पावरफुल हो जाएगा तो भले कुछ हद तक लिए नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हम लोग की सभ्यता के हमेशा के लिए गुलाम बना ले, ऐसा कोई पॉसिबल? कुछ हद तक सही है, लेकिन इंसान से एडवांस दिमाग मशीन के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। एलोन मस्क अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, जापान के हैं एलोन मस्क। चल इतना लिख लिए ना। तो वही जैसे चुंबकीय क्षेत्र के, सुनो ना, वही चुंबकीय क्षेत्र को उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए क्या बोला जाता है, ताकि वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रयोग करके सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किए थे निकोला टेस्ला, जो आगे पढ़ाने वाले कैसे बनाए थे करंट। तो नीचे लिखिए कि अतः चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, अतः चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला या देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। आगे बताएंगे वेबर क्या होता है, फ्लक्स कैसे मात्रक होता है वेबर। लिख लीजिए नीचे करके। इसलिए 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अब बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों आपस में बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का और भी मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। ये ऐसा ही पद्धति में है ना, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सब ऐसा ही पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो नोट करके लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक गॉस होता है। गॉस होता है, गॉस होता है। और गॉस को कैपिटल जी से सूचित करते हैं, और गॉस को कैपिटल जी से सूचित करते हैं, कैपिटल जी से सूचित करते हैं। लिख लीजिए इसका मान। जैसे 1 टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर, नहीं 10 के पावर 4 गॉस होता है, क्योंकि सीजीएस वाला हमेशा छोटा मात्रक होता है, ऐसा ही वाला उससे बड़ा होता है। इसी को लिख देंगे कि 1 गॉस बराबर, तब जाके आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर -4 टेस्ला। जैसे आप नहीं जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, उसी तरह से ये भी है कि 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, या 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला। इसको इन्हें भागा में भेजते हैं ना बटा में, तो वही जाके ऊपर पावर में नेगेटिव हो जाता है। अब लिखिए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र को और 2-3 वो नाम से जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। 2-3 का नाम है चुंबकीय क्षेत्र का। लेकिन एग्जाम में जैसे बराबर हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, देख सलूसल बीच करके, कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है। बीमा पूछता है, मात्रक से बड़ा कम पूछता है, लेकिन बीमा जरूर पूछता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा निकालना है ना। तो देखिए हम लोग अभी लिखे हैं कि एफएम बराबर होता है क्यूबी, नहीं चाहे वो फार्मूला से चल सकते हैं। एफएम बराबर जो मेन फार्मूला था क्यूबी साइन थीटा, तो हमको बी का निकालना है ना। तो बी बराबर एफएम बटा में क्यूबी साइन थीटा। देखिए साइन थीटा जो अनुपात होता है, अनुपात का कोई बीमा नहीं होता है। एफएम जो है बल है, और सभी प्रकार के बल का बीमा क्या होता है, ml 3/2 होता है, स्क्वायर नहीं होता है। और आवेश का होता है 80, और वेग का ml कहाँ है, L 3/2 होता है। अब देखिए था ये टी या टी जो है कैंसिल हो जाएगा ना, ml 3/2, तो नीचे खाली क्या बचेगा, एल बचेगा। तो एल ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स और एल इनवर्स, एल इनवर्स से एल इनवर्स कहानी खत्म, ही एल वाला, तो खाली क्या बचेगा एम टी इनवर्स ए इनवर्स। लेकिन आपको बताए थे कि कभी कभी एक जगह किसका अच्छा वो 3/2 नहीं यहाँ पर है, हम 1 लिख दिए हैं, यहाँ 3/2 होगा। सही बोल रहे हैं आप लोग, एल वाला ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो जब भी एग्जाम में पूछा है ना, तो आई के फॉर्म में पूछा है, ए के फॉर्म में नहीं पूछा है अभी तक, ठीक ना। क्वेश्चन में खरीदे होंगे तो उसमें देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका बीमा होता है वो आपका होता है m T/2 I इनवर्स। पॉइंट इज नोटेड माय लॉर्ड।
चलिए कहाँ चल लिखे वाला लिख लिया सब। Write the next point. लिखो कुछ स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की साधनी, कुछ स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की साधनी, कुछ स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की कुछ कुछ कैले है सर, हम कह दिए कि डोंट पूछ। चलो लिखो भौतिक एकदम बौराहा है का यार, माने गधा है तो तू गधे रहेगी जिंदगी भर की, पढ़ लिख आदमी बनेगा। चलो लिखो है ढेंचू। चलो एकरा में लिखो, बोल रहे हैं न्यूट्रॉन तारे के पृष्ठ पर, न्यूट्रॉन तारे के पृष्ठ पर, हाँ न्यूट्रॉन तारे के पृष्ठ पर। न्यूट्रॉन तारा के बारे में जानते हैं कि नहीं? नहीं, इसे होता क्या है ना कि कुछ ऐसे आकाश में तारे हैं जो प्रकाश देना बंद कर देते हैं और जैसे श्वेत तारा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसा समय आता है कि तारा जब अपना जलना बंद कर देता है, उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे संघनित होकर के किसी छोटे तारे में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रकाश उत्सर्जित इतना ही करता है उसी सिचुएशन में, मतलब पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन होता है। तो ऐसे तारा को न्यूट्रॉन कहा जाता है तारा, और उसके पास बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एकदम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। नहीं, यहाँ धरती पर नहीं दिखाई देगा। न्यूट्रॉन तारे के पृष्ठ पर लिखिए 10 के पावर 8 टेस्ला का मान होता है, 10 के पावर 8 टेस्ला। दूसरा नंबर लिखिए प्रयोगशाला में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रयोगशाला में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला। तीसरा नंबर लिखिए, उधर 1 टेस्ला लिख लिए हैं। अगला लिखिए छोटे छड़ चुंबक के निकट, छोटे छड़ चुंबक के निकट, उधर लिखिए 10 के पावर -2 टेस्ला। अगला लिखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर 10 के पावर -5 टेस्ला, 10 के पावर -5 टेस्ला। चलिए अगला लिखिए मानव तंत्रिका तंतु में, मानव तंत्रिका तंतु में 10 के पावर -10 टेस्ला, 10 के पावर -10 टेस्ला। देखो जैसे हमारे अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे हमारे अंदर भी आवेग का प्रवाह होता है ना तंत्रिका तंत्र के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टच किया कोई, तो यहाँ जानते करते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन है हमारे शरीर के अंदर में, जैसे सूचना तेजी से दिमाग में गति करता है। तो हमारे ऐसा माना जाता है कि हमारे तंत्रिकाओं में भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही क्या है, देख रहे कितना कम है, 10 के पावर -10 टेस्ला, यानी कि 0.000 एकदम करके। हम लोग के शरीर में सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव 2 अंग पर पड़ता है, वो हृदय पर हो ब्रेन पर, 2 अंग जो है सबसे चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, लेकिन बहुत वीक चुंबकीय क्षेत्र होता है हम लोग की बॉडी में। चलिए अब तो अभी लिखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
पहला नंबर लिखिए इसमें, जब चुंबकीय बल रेखा लंबवत अंदर की दिशा में प्रवेश करता है, जब चुंबकीय बल रेखा लंबवत अंदर की दिशा में प्रवेश करता है, लंबवत अंदर की दिशा में प्रवेश करता है, तो उसे क्रॉस चिन्ह, देखिए क्रॉस लिख के ऐसे, अब ब्रैकेटवा में आप ऐसे क्रॉस के साइन दे दीजिए, तो उसे क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। हाँ बनाइए, बना सकते हैं सब कुछ। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ई वाला हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा का चिन्ह द्वारा निरूपण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का चिन्ह द्वारा निरूपण। देखो जैसे जब भी किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में प्रवेश करते रहता है ना, तो बार बार इतना बड़का डायग्राम बनाने से अच्छा है कि इस तरह से केवल बना दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर से किधर प्रवेश कर रहा है, तो लाइन देने से बच जाइएगा, ठीक ना। दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब एक संकेत के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि जिसका मीनिंग है कि अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। कब? जब बाहर से अंदर की ओर आ रहा हो तब। चलिए तो अगला लिखिए, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है तो बाहर से अंदर के लिए हो गया, अब हो जाएगा अंदर से, तो उसको डॉट से दर्शाते हैं। तो लिखिए था, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर से बाहर की ओर लंबवत गमन करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर से बाहर की ओर लंबवत गमन करता है, लंबवत गमन करता है, तो उसे देखिए बोर्ड पर डॉट लिख के ब्रैकेट में डॉट दे दिए, तो उसे डॉट चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे डॉट चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इसे डॉट चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आप लोग इसका डायग्राम बनाइए, पहले का ऊपर। हाँ
तो चुंबकीय बल रेखा कहते हैं उसको, जैसे विद्युत बल रेखा पढ़े हैं? नहीं नहीं, जिसको नहीं समझना है, चुंबक नहीं पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत बल रेखा भी कहते हैं, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण बल लगता है किसी दूसरे आवेश पर या चुंबक पर। अब समझें? समझ गया बालक? चलो अब लिखो टॉपिक। लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मतलब है कि जैसे कोई स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है किसी चुंबक के कारण, और वहां पर हम लोग एक धारावाही चालक को रख देंगे। धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और पहले ही से चुंबकीय क्षेत्र वहां भी है। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जा करके रखेंगे तो उन दोनों के बीच में बल लगेगा। कैसे दो चुंबक को एक दूसरे के नजदीक ले जाते हैं तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगता है, तो उसी तरह से इसको भी ले जाएंगे धारावाही चालक को, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा, यानी कि आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो उसी बल का हमको फॉर्मूला ज्ञात करना है कि कितना बल लगाता है धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना बल लगता है। तो सबसे पहले एक चालक बनाइए इस तरह से। इस चालक तार की हम लंबाई ले लेते हैं L, और इसमें धारा का प्रवाह मान लेते हैं कि हो रहा है P से Q। देखो, जब धारा प्रवाह हो रहा है P से Q की ओर, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा की दिशा में चलता है। इलेक्ट्रॉन किस वेग चलता है? संवहन वेग चलता है। चलिए बना लीजिए, और मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ डॉट डॉट से कौची है सब? विद्युत क्षेत्र। कौन बोला? चुंबकीय क्षेत्र। डॉट डॉट से दर्शाएं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना? नहीं भी दर्शाइएगा तो मान सकते हैं कि इसके इस चालक के चारों तरफ कौची है? चुंबकीय क्षेत्र है। लिखिए, माना कि L लंबाई का एक चालक PQ, माना कि L लंबाई का एक चालक PQ, माना कि L लंबाई का एक चालक PQ एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में रखा गया है, जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है। पैराग्राफ चेंज। पुनः माना कि स्मॉल n बराबर
प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे मान लिए हैं कि इसमें छोटका एन कौन सी है आपका, छोटका एन जो है प्रति एकांक लंबाई प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसके बाद लिखिए, एक लाइन छोड़कर लिखिए ए बराबर चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बड़का है। ए बराबर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए बराबर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसलिए भी बराबर, भी यानी कि आयतन बराबर, देखिए इसका पूरा सब जगह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान होता है ना, और लंबाई कितना है, एल है, तो आयतन कितना होगा, ए इंटू एल। तो लिखिए इसलिए भी बराबर ए एल अब बराबर चालक का आयतन, भी बराबर ए एल बराबर चालक का आयतन। चालक का आयतन। चलिए एक लाइन छोड़ के लिखिए, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n इंटू ए एल, n इंटू एल क्या है, ताकि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तब पूरा आयतन में कितना होगा, n इंटू एल। ठीक, इसके बाद लिखिए इसलिए चालक के अंदर कुल आवेश, इसलिए चालक के अंदर कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर n ए एल इंटू ई, कि इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना बालक, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन है गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन पर 10 गुना ई, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना इंटू ई, तो कुल आवेश हो जाएगा चालक तार के अंदर Q बराबर आपका n ए एल इंटू ई। नोट कर लीजिए इसको, Q बराबर n ए एल इंटू ई। हो गया। अब देखिए तो समझे वाला बात है, जैसे पूरा जो चालक तार है, ये पूरा चालक तार कहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र में है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार है। पूरा जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि टोटल आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में चालक के अंदर गतिशील है ना, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस पर लगने वाला बल होता है Q इंटू वी क्रॉस, होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर VD होगा, क्योंकि जो आवेश है वह किस वेग से गन बन सकते हैं, आखिर पूरा आवेश अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही ना है। वो अलग बात है कि आवेश चालक के अंदर का है, लेकिन है कहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही है। तो इसके बाद लिखिए इसलिए एक साइन देकर, इसलिए चालक पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल, इसलिए चालक पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल, कुल चुंबकीय बल देखिए वेक्टर Fm बराबर Q इंटू वी डी क्रॉस बी। नोट करते चलिएगा मेरे साथ, Fm बराबर, अभी हम लोग Q का मान निकाले हैं NeAl, अब वी डी क्रॉस बी। तो इसको लिखते हैं अब Fm बराबर NeAl, जैसे A क्रॉस B का मान होता है AB साइन थीटा n का, उसी तरह से V क्रॉस B का मान कितना होगा, VD B साइन थीटा
एन कैप, सबको मालूम है एन कैप क्या है? एन कैप इकाई सदिश होता है ना। अब देखिए इसके बाद दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, इधर भी मोड ले लेते हैं और इधर भी पूरा मोड ले लेते हैं। तो एन ई ए एल अब भी डी आई हो जाएगा बी साइन थीटा एन कैप। तो देखिए जिसे सब का मोड निकालेंगे तो सब जस के तस निकल जाएगा, लेकिन एन कैप के मोडवा कितना होता है? क्योंकि इकाई सदिश होना है। तो एन ई ए एल इंटू भी डी इंटू बी साइन थीटा मोड ऑफ एन कैप का मान 1 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं अब इसके बाद एफ एम बराबर तो नीचे जाके एन ई ए भी डी इंटू एल बी साइन थीटा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। इसके बाद इधर लिखते हैं, इधर हम लोग जानते हैं कि संवहन वेग vd का फॉर्मूला एक होता है I बटा एन ई ए। तो इससे I बराबर हो जाता है एन ई ए इंटू भी डी। तो एन ई ए भी डी की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं कौन चीज? तो I और इंटू एल बी साइन थीटा। तो एफ एम बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। या इसी को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं व्हील साइन थीटा। ई हो गया धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान। अब मान लीजिए किसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में। तो वेक्टर रूप में आपका होता है एफ एम बराबर आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर साइन थीटा नहीं होगा, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ई वाला हो गया स्केलर फॉर्म में। तो एग्जाम में जैसे कि स्केलर फॉर्म में ही निकाल के छोड़ दिया जाता है। यदि कहेगा कि वेक्टर फॉर्म में लिखे तभी लिखना है, इसे नहीं लिखना है। इससे जुड़ा हुआ नोट है, लिखिए तो नोट 1। यदि धारावाही चालक की लंबाई L, यदि धारावाही चालक की लंबाई L चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो तो, चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है और चुंबकीय बल का मान 0 होता है। और चुंबकीय बल का मान 0 होता है। और चुंबकीय बल का मान 0 होता है। जैसे समांतर में 2 हो जाता है ना, वो विपरीत दिशा में एक ही दिशा में, लेकिन दोनों स्थिति में साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 180 डिग्री का मान कुछ होता है 0 होता है। तो लिख लीजिए, इधर भी लिख लीजिए कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो हो जाएगा एफ एम बराबर आई बी एल साइन 0। साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो आई बी एल इंटू 0। तो एफ एम बराबर आई बी एल नहीं तो पूरा 0 हो गया। इधर भी लिखेंगे एफ एम बराबर आई बी एल साइन 180 डिग्री। तो एफ एम बराबर आई बी एल गुना में 0। तो एफ एम बराबर का हो जाएगा 0, दोनों सिचुएशन में 0।
चलिए अब नोट 2 लिखिए। यदि धारावाही चालक की लंबाई L, यदि धारावाही चालक की लंबाई L चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो, यदि धारावाही चालक की लंबाई L चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है और इस स्थिति में लगने वाला चुंबकीय बल, और इस स्थिति में लगने वाला चुंबकीय बल, इस स्थिति में लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल देखिए क्या लिखे हैं, FM बराबर IBL साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो खाली हो जाएगा IBL ना गुना में, ये हो गया आपका चुंबकीय बल का मान धारावाही चालक पर लगने वाला। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक एक दूसरे के लंबवत हो तब। तो आज के लिए इतना ही, अब अगला दिन पढ़ा जाएगा